जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूँ। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मान्यवर, ये समय आपने निश्चित किया है। उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है। कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। कि हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। राहुल गांधी के सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज, अमित शाह के जवाब और भयंकर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही का अगला दिन तारीख 9 फरवरी सुबह 11 बजे राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। लोकसभा के बाद अब बारी थी राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। खूब हंगामा कटा, नारों की रफ्तार कभी तेज हुई तो कभी धीमी सुनाई दी। पीएम मोदी ने संबोधन को खत्म करते करते कई हमले किए। बात कीचड़ की हुई, इंदिरा गांधी के दौर की भी, सरकारें गिनाने की, नारों पर हावी हो जाने की। संसद में आज क्या क्या हुआ सब कुछ लेकर मैं सौरभ हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास शो संसद में आज। The government release all prisoners, release the curfew. राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत विपक्षी दलों के सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष ने जेपीसी का गठन कर अडानी मामले की जांच करने की मांग की। हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ खड़े हो गए। हालांकि हंगामा नहीं थमा। अडानी मामले को लेकर हो रहे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीचड़ और गुलाल का जिक्र करते हुए क्या कह दिया। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। बुधवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुनियाद का जिक्र किया, देश की तरक्की की। प्रधानमंत्री मोदी आज उसका जवाब लेकर पहुंचे थे। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहां खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है, साफ बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की कई बातों का जिक्र किया। बात शुरू हुई तो कलबुर्गी होते हुए खाता बंद होने तक जा पहुंची। क्या थी वो बात, सुनिए। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां वैज्ञानिकों की तारीफ की, वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। दुनिया को अचंभा तब हुआ कि भारत अपनी वैक्सीन लेकर के आ गया है कोविड में। दुनिया के लोग अपनी वैक्सीन, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा मार्केट था, बेचने के लिए भांति भांति के प्रेशर करते थे, आर्टिकल लिखे जाते थे, टीवी में इंटरव्यू दिए जाते थे, सेमिनार किए जाते थे। इतना ही नहीं, मेरे देश के वैज्ञानिकों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले। और मेरे ही देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्वीकृति मिली है ऐसी वैक्सीन से, मेरे देशवासियों का ही नहीं 150 देशों के लोगों की आवश्यकता हो। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कार्यक्रमों में अगर नेहरू जी का जिक्र ना हो तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से क्यों डरता है। यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। जिक्र काले चिट्ठों का भी हुआ। चेतावनी भरे अंदाज में बातें इंदिरा गांधी की, सरकारें गिराने की, फायदा उठाने की। सुने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं।
इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गढ़ते थे। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। यहां पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया और आज वो वहां है। आज वो वहां हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया और एनटीआर के साथ क्या किया। यहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। उस एनटीआर की सरकार को, और वो तबीयत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे। आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान हंगामा चलता रहा। संबोधन का आखिरी वक्त चल रहा था। पीएम मोदी ने जो कहा उसके बाद सत्ता पक्ष के लोग मेज थपथपाने लगे। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं
बचने का रास्ता खोज रहे हैं। अब इस हंगामे से पहले की राज्यसभा वाली तस्वीर देख लेते हैं। 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के साथ सदस्यों से सदन के पटल पर दस्तावेज रखने को कहा गया। महज 3 मिनट ही बीते थे कि राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, लगातार 267 का नोटिस दे रहे हैं, लेकिन एक भी दिन हमारी नोटिस एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। इसके विरोध में हमारी पार्टी सदन से वॉकआउट कर रही है। ये पूरी तरह से गलत है। अडानी मोदी का महाघोटाला है, इसकी जांच जेपीसी से कराई जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये नियम 267 क्या है। इसका सरल मतलब यह है कि नियम 267 के तहत जारी नोटिस में एक या अधिक सदस्यों की ओर से उठाए गए विषय पर चर्चा करने के लिए उच्च सदन यानी राज्यसभा की सूचीबद्ध कार्यों को अलग रखने का प्रयास किया जाता है। अब वापस लौटते हैं संसद की कार्रवाई पर। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर कई कमेंट्स किए थे। खड़गे की स्पीच से कई शब्दों को एक्सपंज यानी हटा दिया गया। इस पर कांग्रेस खेमे ने ऐतराज जाहिर किया। खड़गे भी इस बात से नाराज दिखे। उन्होंने कहा, 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, जैसे कि मौनी बाबा और दूसरे शब्द, तो नरसिम्हा राव जी को अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये शब्द कहे थे। खड़गे ने क्या क्या कहा, सुनिए। जो चीज रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे। लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate what I have explained should not be used. तो What I have explained should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो अब किताब में है, आप देखिए। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, और कौन सी भाषाएं, तो इसीलिए, और संसदीय भाषा जानते हैं। इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरा डिफेंस में आता है, हर रक्स को टोकना, ये ठीक नहीं है। कृपया आप और एक बार उसको देखिए। अल्टीमेट डिफेंडर ऑफ द एलओपी इज द चेयरमैन। नहीं, वो नहीं हो रहा ना सर, वो नहीं हो रहा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पावर लूम इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है। कितनी आसाइशें हंसती रही हैं वानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी, मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो, या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो, इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावर लूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल
मेटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में जीएसटी, धागों पर लगाई गई जीएसटी ने पूरी यॉर्न मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यॉर्न मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने यह दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और यह उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता जताई है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावरलूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावरलूम मशीनें कबाड़ में बिक गई। सभापति महोदय, जिस बनारस में कभी करघे पर बैठ करके कबीर दास जी झीनी बीनी चदरिया बुना करते थे, उसी बनारस में आज बुनकर भाई ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करघों के धागे टूट रहे हैं, मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं, पावरलूम को सप्लाई होने वाली बिजली के बिलों का बोझ इतना भारी है कि बुनकरों के कंधे टूट रहे हैं। जीएसटी लगा करके सरकार ने उनकी कमर और तोड़ी है। सरकार ने जीएसटी की, आखिरी बात कह रहा हूं सभापति महोदय, सरकार ने जीएसटी की लिमिट 20 लाख रखी है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि जीएसटी की लिमिट कम से कम 50 लाख की जाए, इस उद्योग पर मरहम लगाया जाए, सस्ती बिजली दी जाए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसके बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। हालांकि सदन की कार्यवाही के बीच हंगामा होने लगा, जिसके चलते सदन को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन हंगामा नहीं रुका। आखिर में राज्यसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बारी लोकसभा की। गुरुवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों के साथ कई मामले उठाए गए। तकरीबन 1 घंटे की कार्यवाही के बाद सदन में प्रश्नकाल समाप्त हुआ। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को जानकारी दी कि कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जानकारी मिली है, लेकिन किसी भी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं प्रदान की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय ने बजट को वैलेंटाइन डे प्रेजेंटेशन बताया। वहीं लोकसभा में कार्यवाही को 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के हालात को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया। Sir, I will appeal through you that my state is knee deep in debt due to the mismanagement of the last 7 years. Sir, पंजाब में 60 सालों में जो डेट होता था 1.82 लाख, वो 5 साल कांग्रेस की आई, उन्होंने सीधे 2.75 लाख कर दिया। और ये जो खास पार्टी पंजाब में राज कर रही है, मैं उनको प्रचार पार्टी कहती हूँ। उनका सीएम भगवंत बेईमान, जो बड़े बड़े बातें करके, बड़ी बड़ी गारंटियां करके। लोकसभा में अलग अलग विषय रखे गए। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसमें बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 13 फरवरी तक लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। लोकसभा और राज्यसभा की लगभग पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। आज का शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।